तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बाहर कंट्री में, तो वहाँ पे तुमको प्रॉपर तरीके से एडमिशन प्रोसेस पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको नहीं पता है सारी चीज़ें और एक भी गलती आप कर जाते हो, तो देखो आपको कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जैसे को बहुत अच्छे तरीके से चूज़ करें, क्योंकि फ्रॉड और स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। ये वाली वीडियो होने वाली है एडमिशन प्रोसेस को लेकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वसीम त्यागी और दोस्तों मैं अभी रशिया में हूँ और अभी मैं यहाँ से नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा हूँ और मैं फ़िलहाल अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर ही बैठा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी जस्ट उधर मेरी यूनिवर्सिटी है और ये इधर जो है रिवर साइड है इधर, ठीक है। जस्ट यूनिवर्सिटी के नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पीछे का जो है ये है और यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि अभी जो है समर आ चुके हैं। समर में क्या है, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं है और हवा भी नहीं है और एक बहुत अच्छा एक हेल्दी सूरज निकला हुआ है और एक मस्त मौसम हो रखा है। देखो, इंडिया से एमबीबीएस करना एक अलग ही टास्क हो चुका है, क्योंकि इंडिया में जो नीट है, नीट में जो अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है, वो सब उसमें क्या है कि सब ड्रॉपर्स फंसे जा रहे हैं बार 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 बार। और इसीलिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो चुका है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ती जा रही है और सिस्टम एकदम से कोलैप्स हो रखा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लोग फिर बाहर का देखते हैं, चाइना का, उज़्बेकिस्तान का, कज़ाकिस्तान का, रशिया का, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। मतलब एक्सप्लोर करना इन द सेंस डिस्कवर करना शुरू करते हैं कि वहाँ से कर लेते हैं एमबीबीएस को, ठीक है। तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बाहर कंट्री में, तो वहाँ पे तुमको प्रॉपर तरीके से एडमिशन प्रोसेस पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको नहीं पता है सारी चीज़ें और एक भी गलती आप कर जाते हो, तो देखो आपको कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होता है, कहाँ से शुरू करना होता है और कैसे कैसे करना होता है। एक बहुत बड़ी गाइडेंस तुमको चाहिए होती है, जिससे कि तुम्हारा कोई पैसों का किसी तरीके का तुम्हारे साथ फ्रॉड ना हो सके, स्कैम ना हो सके, तुम्हारे पैसे बचे जा सके और तुम एक सही यूनिवर्सिटी में पहुँच जाओ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ A to Z प्रोसेस, शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। एक एक बात मैं यहाँ पे खोल के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को देखो, आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है और लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, सबसे पहले उसकी एज 17 प्लस होनी चाहिए। उसका जो 12th है वो पीसीबी से 50% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पीसीबी में 50 नहीं 60% प्लस होना चाहिए, तब आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन जनरली और मोस्टली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में, ठीक है, आपको पीसीबी में 50% से प्लस होने पर ही आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आता है नीट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि आपका नीट क्वालिफिकेशन जो मार्क है इंडिया में हर साल का अलग अलग होता रहता है। तो सपोज़ करो 2026 में, ठीक है, आपका नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 150 है, लेकिन 150 से प्लस आपका रहेगा तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अलग रिक्वायरमेंट रखती हैं। जैसे कि वो कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 200 मार्क्स आपके होने ही चाहिए नीट में, तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में क्या है मोस्टली कि अगर आपका नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बाद आप देखो कि यूनिवर्सिटी कौन सी है अच्छी आपके लिए, आपके हिसाब से। सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है उसको चूज़ करने में। कई बार बजट पे भी डिपेंड करता है, कई बार जो है आपकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपका 50% है तो आप 60% वाली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं, और आपको अगर आपका जो है नीट क्वालिफिकेशन मार्क्स 200 नहीं है तो आप कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, छोटे मोटे फैक्टर्स पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप क्या करो कि बेसिक चीज़ें देखो। जो भी आप एक लिस्ट बनाओ 10-12 यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें देखो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में एनएमसी से अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, सारी की सारी वो इंग्लिश मीडियम है कि नहीं है, उन यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्पिटल एक्सपोजर है वो सही है या नहीं है, और एनएमसी का जो रूल है वो प्रॉपर तरीके से उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉलो होना चाहिए। अगर एक भी रूल वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप दोबारा से इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो यूनिवर्सिटीज़ पूरे के पूरे एनएमसी के रूल फॉलो करती होनी चाहिए, ठीक है। और देखो, उसका तरीका एक ये है, जैसे मैंने अप्लाई किया था, मैंने कम से कम एक बैठा था, मैं कम से कम 1 महीना मैंने प्रॉपर तरीके से टाइम लिया था, क्योंकि देखो 6 साल आपको वहाँ रहना है, बिताना है, पढ़ाई करनी है, तो आपको सारी चीज़ें देखनी होती है। आपको वहाँ का पढ़ाई लिखाई, एक्सपोजर, हॉस्पिटल एक्सपोजर, वहाँ की एकेडमिक्स, वहाँ का रिजल्ट, वहाँ का एफएमजी पासिंग रेशियो, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल, सारी चीज़ आपको देखनी होती है, ठीक है। तो उस बेस पे आप डिसाइड करो। इसमें मैं हाउ टू चूज़
गुड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में कभी। वीडियो 20-25 यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद उसमें से कोई 2-3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट मत करना, कम से कम 2 यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो पाता तो दूसरी में आप जा सकते हो। 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके चलना। तीसरी स्टेप आती है कि एप्लीकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना, ठीक है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, मैंने आपको बताया 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, नीट स्कोर कार्ड चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और आप कब अप्लाई कर सकते हैं, देखो मई से लेके अगस्त तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई करिए। इन केस अगर आप माइंडसेट बना चुके हैं कि आपको बाहर जाना है, एडमिशन बाहर लेना है, एमबीबीएस बाहर से करनी है, किसी भी कंट्री से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसमें पहले ही अप्लाई कर दो, किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू या किसी अपने थ्रू, जैसे भी आप चाहते हो। तो बेसिकली आप उसमें पहले ही अप्लाई कर दो, ठीक है। और बेहतर रहेगा आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू ही अप्लाई करें, और कंसल्टेंसी को बहुत अच्छे तरीके से चूज़ करें, क्योंकि फ्रॉड और स्कैम बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि मई जून में एडमिशन लेने बंद कर देती है, वो पहले ही वहाँ पर फिल हो जाती है, उनकी जो एप्लीकेशन सीट होती है वो भर जाती है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उसमें पहले ही अप्लाई कर लो। तो आप पता कर लो कि जो यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं और कब तक वहाँ पे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो कि कंसल्टेंस कौन सा चूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ठीक है। कंसल्टेंस अच्छा देखो, ऑफिशियल देखो, उसके थ्रू आप काम करो तो आपको फ़ायदा रहेगा। क्या फ़ायदा रहेगा, वो ये रहेगा कि आप घर से दूर जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ऑफिशियल कंसल्टेंस, एक अच्छा कंसल्टेंस रहेगा, तो वो आपको सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है अगले 6 साल तक। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ की दिक्कत होती है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर वो आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आता है दोस्तों, जब आप कंसल्टेंस चूज़ करोगे तो कंसल्टेंस चूज़ करने के बाद क्या होता है, अगला प्रोसेस ये होता है कि कंसल्टेंस को मिलो, उसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट्स लेगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, 10th 12th की मार्कशीट आती है, आपका पासपोर्ट आता है, और आपका जो है नेट क्वालिफिकेशन स्कोर कार्ड आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आते हैं, वो आपका लेंगे। लेने के बाद वो आपका अप्लाई करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, जो आप चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उसमें अप्लाई करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर निकाल के देगी। एडमिशन लेटर में बेसिकली लिखा होता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या एड्रेस है आपका, और आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ में लिखी होती हैं, ठीक है। अब जब आपका एडमिशन लेटर मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो डेट आपको मेंशन कर देंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो बता देंगे। तो उसमें बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन होता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ही पार्ट आता है, सिलेबस जो होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश भी इन्वॉल्व करती है उसमें, ठीक है। तो इसको आप क्या करना है कि अब आपको उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू करनी है, ठीक है। उसमें आपके जो कंसल्टेंट है वो आपकी हेल्प करेंगे बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे कि एंट्रेंस के एग्ज़ाम को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पास करना है, सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, ठीक है। चलो भाई, अगर अब आपका जो है ये भी हो गया कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और आप रैंक में आ चुके हैं, आपका एडमिशन अब होना है। तो आपका आगे का प्रोसेस ये है कि अब आपका जो कंसल्टेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा। लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा। वहाँ से आपका 10th 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, ठीक है, और आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपका नेट स्कोर कार्ड, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा वो सब चीज़ साथ मिलके यूनिवर्सिटी में जाएंगी। फिर वो यूनिवर्सिटी आपको एक इन्विटेशन लेटर देगी। इन्विटेशन लेटर बेसिकली सबसे मेन होता है। इन्विटेशन लेटर निकलते ही आप समझ जाइए कि आपका एडमिशन हो चुका है। इन्विटेशन लेटर का मतलब होता है कि अब यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइट कर रही है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, अपनी पैकिंग कीजिए और मेरे पास आ जाइए, ठीक है। तो बेसिकली इन्विटेशन लेटर के बेस पे आपका वीज़ा बनता है। तो इन्विटेशन लेटर मैन होता है, जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, सारी चीज़ें कंफर्म होगी, आपका इन्विटेशन लेटर निकल जाएगा। तो अब आगे का प्रोसेस होता है वीज़ा का, ठीक है। तो देखिए वीज़ा का ये है कि आप वीज़ा अगर खुद जानते हैं तो खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं जानते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप बिल्कुल भी इसमें ना पड़े और अपने कंसल्टेंट को बोले कि आप ही कराइए, ठीक है, क्योंकि कंसल्टेंट्स पैसा लेता है इस चीज़ का, तो वही कराए तो बेहतर है, ठीक है। तो कंसल्टेंस ही आपका जो है वीज़ा अप्लाई करेगा। वो इन्विटेशन लेटर के बेस पे ही वीज़ा अप्लाई होता है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पासपोर्ट रहता है, आपका इन्विटेशन लेटर रहता है, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रहते हैं, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहते हैं, उनके बेस पे क्या होता है, आपका वीज़ा अप्लाई होता है। आगे का प्रोसेस ये होता है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। एजुकेशनल
डॉक्यूमेंट्स के कुछ प्रोसेस यहाँ आने के बाद भी होते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पे आप आओगे, आने के बाद सबसे पहले आपको हॉस्टल में स्टे कराया जाएगा, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन होगा आपका आते ही। उसके बाद नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपके ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो वहाँ पे आप जमा करोगे, उनका ट्रांसलेशन जमा करोगे। लाइक मैं रशिया में हूँ, तो रशिया में आने के बाद मेरे जो डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल 10th और 12th, उनका ट्रांसलेट किया जाता है, उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में, फिर उनको जमा किया जाता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर वो ऑफिशियली ऑफलाइन में उनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद उनको स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड की जाती है, और फिर 2-3-4 महीने के बाद आपको एक ग्रीन कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये सब चीज़ें होती हैं, और आते ही जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में पहुँचोगे, ठीक है, वहाँ आपको एक सिम कार्ड बनवाना होता है और एक बैंक की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली ये तो बहुत नेसेसरी चीज़ है।